मेरा नाम रचना है। शादी के बाद मेरे पति को बार बार अपने बिजनेस में नुकसान हो रहा था। उनका सारा पैसा डूब गया। उनको इस बात का बेहद ही अफसोस था। मेरे पति ने तंग आकर मुझे मनहूस कहकर मुझे भी तलाक दे दी। सास ने बुरी तरह से मारा और कहने लगी कि जब से ये हमारे घर में आई है तो मेरे बेटे का कारोबार तबाह हो गया। तेरे कदम हमारे लिए शुभ नहीं। तो जैसी औरतों के साथ तो यही करना चाहिए। उन्होंने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरा कोई कसूर नहीं था। किसी ने मेरी परवाह नहीं की। मजबूरन मुझे अपनी ससुराल का घर छोड़कर आना पड़ गया था। वैसे भी मुझ अनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं हर तरफ से बेसहारा हो गई थी। फिर अपना गुजारा करने के लिए एक फैक्ट्री में जॉब करने लगी। वहाँ के मालिक को हर महीने लाखों का प्रॉफिट होने लगा था। वो कहता था, रचना, जब से तुम हमारे यहाँ काम करने के लिए आई हो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। उसने एक फैक्ट्री से 5 फैक्ट्रियाँ बना ली हैं। वो मेरा आभारी हो गया था। एक दिन उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसका सवाल सुनकर मैं चौंक गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो तो मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मैं बचपन से ही अनाथ हो गई थी और अनाथ होने के बावजूद भी अपनी मासी के साथ रहती थी। जिस दिन मेरा पहला रिश्ता आया उन्होंने फ़ौरन से मेरा रिश्ता तय कर दिया था, क्योंकि उनके लिए मैं एक बोझ थी और वो मुझसे जल्द ही अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अपने सर का बोझ उतारने के लिए मेरी शादी करने का फैसला कर दिया गया। लड़के का नाम हर्षित था और वो मेरे मृत पिता के दोस्त का बेटा था और पढ़ लिख कर विदेश से आया था। मैं सुंदर थी, इसलिए लड़के की माँ ने मुझे पसंद कर लिया था और सिंपल तरीके से मेरी शादी उसके साथ हो गई थी, क्योंकि मौसा जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर इसे अपने घर की बहू बनाना है तो बना लो। हम भी इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते, लेकिन हम इसे कुछ नहीं दे सकेंगे। हर्षित और उसकी माँ को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था। विदा होकर मैं अपनी ससुराल आ गई थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब हर्षित कमरे में आया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने कमरे में आते ही ना तो मेरा हालचाल पूछा, न मुझसे मोहब्बत का कोई शब्द कहा। बस फौरन मूड खराब करते हुए कहने लगा कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, बल्कि मेरी पिता की मर्जी से हुई है। मैं इस शादी से ना तो खुश हूँ और ना ही राज़ी हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी नज़र झुका ली थी और सिर्फ इतना कहा था कि मैं जानती हूँ। उसने मुझसे आगे कोई बात नहीं की और वो कमरे से उठकर चला गया था। मेरी आंखों में आंसू थे। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और मैंने सोचा कि शायद इस दरवाजे के साथ ही हमारे बीच की सच्चाई भी बंद हो गई है। वो सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी की पहली रात थी, बुझी बुझी सी थी, जिसमें कोई खुशी न थी, जिसमें कोई मोहब्बत का शब्द न था और जिसमें कोई मेरी फिक्र करने वाला भी न था। अगले दिन नाश्ते पर मैंने अपनी सास के पास बैठने की कोशिश की तो उन्होंने प्लेट हटाकर कहा कि तुम अपना नाश्ता अपने कमरे में ही ले जाया करो, मुझे अकेले नाश्ता करना पसंद है। आगे मैं अपनी सास से क्या कहती, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनका व्यवहार देखकर भी मैं समझ गई थी कि ये शादी उनकी भी मर्जी से नहीं हुई। मेरी इस शादी में अगर किसी की मर्जी थी और किसी को मुझ पर तरस आया था तो वो मेरे ससुर थे, हर्षित के पिता विशाल अंकल, जो मेरे पिता के बचपन के दोस्त थे। और जब उनका बेटा जवान हुआ तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने बचपन के दोस्त की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी कर दे। मैं हमेशा खामोश रहने लगी थी और यही खामोशी अब मेरी आदत बन गई थी। एक दिन विशाल अंकल ने मुझे अपने साथ बाजार ले जाने को कहा। मैं उनके साथ बाजार चली गई थी। वो रास्ते भर मुझसे बातें करते रहे थे। कहते थे कि तुम्हारा पिता बहुत अच्छा इंसान था और तुम्हारी माँ बहुत ही हिम्मत वाली औरत थी। वो जिंदा होती तो तुम्हारे लिए कुछ और सोचती। मैंने कहा, अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो शायद मैं ये सब सहने के काबिल ही न होती। विशाल अंकल खामोश हो गए थे। वो जानते थे कि उनके परिवार में भी मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया था। हम वापस आए तो हर्षित के कमरे में से तेज आवाज़ आ रही थी। वो अपनी माँ के साथ बहस कर रहा था। मुझे आवाज़ आई। हर्षित अपनी माँ से कह रहा था, ये सब पापा की मर्जी से हुआ है।
मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी शादी करनी है। मम्मी, अगर आपको मेरे लिए कोई और लड़की पसंद थी तो आपको पापा से बहस करनी चाहिए थी। आप मुझे क्यों डांट रही हो? तभी मेरी सास की आवाज़ बुलंद हुई। उन्होंने कहा, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तुमने भी अपने पिता की मर्जी को आसानी से स्वीकार कर लिया। तुम्हें डट जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। वो लड़की सच में तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर तुम्हारे काबिल होती तो मैं तुम्हारी खुशी खुशी उसके साथ शादी करवा देती। मैंने तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की तलाश की थी। तुम्हारे पिता ही कहते रहे कि वो मेरे दोस्त की बेटी है, उसे स्वीकार कर लो, उसे अपने घर की बहू बना लो। अब मैं दूसरों से क्या कहूँ? अपने पति की बात मानने की खातिर समाज के लोगों से भी यही कहा है कि हाँ, लड़की सुंदर थी, गरीब थी, इसलिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। मगर मेरा दिल उसे बहू नहीं मान रहा। तुम्हारे पिता की पुरानी दोस्ती की वजह से मेरा सब बर्बाद हो गया। मैंने अपने बेटे के लिए क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं दरवाजे के पीछे से हट गई थी। दिल चाहा था कि भाग जाऊं वहां से, मगर कहाँ जाती? मेरा कोई ठिकाना नहीं था। शाम को हर्षित फिर कमरे में आया। इस बार उसकी आंखों में कुछ नरमी दिखाई दे रही थी। शायद वो अपनी माँ की बहस करने के बाद थक चुका था। ये शायद मेरी खामोशी से थक चुका था। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, रचना, तुम कुछ बोलती नहीं हो। अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं बोलूँगी तो शायद आपको और भी ज़्यादा उलझन होगी। उसने ध्यान से मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगा कि तुम सुंदर तो बहुत हो, शायद इसलिए पापा ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और दिल में सुकून महसूस किया, क्योंकि ये शब्द पहले थे जो मेरे पति की तरफ से तारीफ के रूप में उसके मुंह से निकले थे, जिसमें मुझे अपनी मौजूदगी का कोई एहसास दिखाई दिया था, चाहे वो मेरी खूबसूरती पर ही क्यों ना हो। मेरे ससुर विशाल अंकल की जिंदगी जैसे मेरे लिए एक छत थी। उनके होते हुए सब खामोशी शिकायतें दब जाती थीं, लेकिन वो छत अचानक गिर गई। सुबह का समय था, जब मैं नाश्ता बना रही थी कि बाहर से मुझे शोर सुनाई दिया। दरवाज़ा खोल कर देखा तो नौकरानी भागती हुई आ रही थी। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला था, मालिक को सांस नहीं आ रही। ये सुनकर जैसे सब कुछ रुक सा गया था। हर्षित और मेरी सास भागे थे। मैं उनके पीछे पीछे गई थी तो देखा कि विशाल अंकल सोफे पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो तो कब का इस दुनिया से जा चुके थे। डॉक्टरों ने उनका मामूली सा चेकअप किया, फिर बताया कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हार्ट अटैक आने पर उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। वो लम्हा ऐसा था जैसे घर से रोशनी का आखिरी चिराग बुझ गया हो। कुछ दिन के बाद जब शोक मनाने वाले लोग चले गए और फिर घर में सन्नाटा डूब गया था, तब अचानक मेरी सास की नज़र बदल गई थी, तेवर बदल गए थे और व्यवहार बदल गया था। पहले जो औरत मेरे ससुर के सामने सिर्फ मुझसे दूर रहती थी, वो अब मुझे तंग करने लगी थी। वो एक दिन मेरे कमरे के दरवाजे पर आई, दरवाज़ा ज़ोर से खोला और कहने लगी कि जब से ये मनहूस घर में आई है, कोई दिन चैन का नहीं देखा। उनकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोल सकी थी, बस उनकी आंखों में अजीब सी वहशत थी, जैसे मैं कोई साया हूँ। हर्षित ने तो पहले से ही कुछ नहीं कहा था, वो खुद सदमे में जा चुका था, लेकिन फिर कारोबार में दिक्कत आने लगी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहने लगा था। ससुर जी के जाने के बाद हर्षित ही अकेले फैक्ट्री संभालने की कोशिश करता था, लेकिन हर दिन उसे कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी। कहीं कच्चे माल की किल्लत होती थी, तो कहीं मजदूरों की हड़ताल, तो कहीं ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे। एक दिन वो गुस्से से घर आया, उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और सीधा कमरे में आ गया था। मेरी तरफ देखकर कहने लगा, पता नहीं क्या चल रहा है, हर तरफ नुकसान ही नुकसान है। मैंने कुछ नहीं कहा, वो बार बार बोलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? उसने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, तुम मेरी क्या मदद करोगी? तुम क्या समझोगी कि कारोबार कैसे होता है? तुम बस प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन उसके शब्द मेरे अंदर तीर की तरह उतर गए थे। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, मेरी सास अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। जब मैंने उनकी बात सुनी, मेरी सास ने कहा कि बस ऊपर वाला बचाए अभी इस लड़की की मनहूसियत से। पहले मेरे पति को खा गई, अब दोनों बाप बेटे का कारोबार सब कुछ खा जाएगी। इसके कदम हमारे लिए शुभ नहीं है, यह हमारे लिए बर्बादी का रास्ता बनकर आई है।
मेरी नंद ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई थी और कहने लगी कि हाँ माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारे पढ़े लिखे भाई के लिए कोई और लड़की देख लो, मगर पापा की जिद के आगे हम सबको झुकना पड़ा। पापा को कौन रोक सकता था, जो खुद अनाथ थी, जिसने खुद कभी कोई खुशी नहीं देखी, हमारे घर आकर भी उसने हमारी खुशियों को नज़र लगा दी। मेरी सास की आवाज़ थोड़ी और बुलंद हुई, कहने लगी कि ये तो जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, हमारी जिंदगियां उजड़ गईं। पता नहीं अब क्या बाकी रह गया जिसे ये बर्बाद करेगी। मेरी नंद कहने लगी, मम्मी मुझे तो अब भैया की फिक्र लगी रहती है। भैया का कारोबार धीरे धीरे नुकसान में जा रहा है। ऐसा ना हो कि कारोबार भी खत्म हो जाए और भैया। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मेरी सास कहने लगी कि शुभ शुभ बोलो, मेरा पति तो इस दुनिया से चला गया। अब अगर बेटे को भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी, मगर मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। मैं दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, खुद पर कंट्रोल कर रही थी। मैं चुपचाप अपने आंसू साफ करके अपने कमरे में आ गई थी। हर्षित से कुछ कहने का फायदा नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे पर भी अब शिकवे लिखे जा रहे थे। एक दिन हर्षित फैक्ट्री से घर लौटे तो उन्हें उनकी माँ ने रोक लिया और कहने लगी कि बेटा देखो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, इस लड़की से अलग हो जाओ, इसे निकाल दो हमारे घर से। ये लड़की तुम्हारे लिए अपने अशुभ कदम लेकर इस घर में आई है। घर की खुशियों के साथ साथ ये तुम्हें भी खा जाएगी। हर्षित ने गुस्से में हाथ झटका और कहने लगा, मम्मी प्लीज़, पापा की बात सब कुछ मेरे सर पर है, मुझे काम करने दो। बस मैं रोज़ रोज़ की बातें सुनकर तंग आ गया हूँ। ये सुनकर मेरी सास खामोश हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान से आने से पहले की होती है। कुछ दिन के बाद जब मैंने खाने के टेबल पर चावल रखे तो मेरी सास ने प्लेट उलट दी और कहने लगी कि ये चावल है, इसमें तो नमक का नाम ही नहीं है। कुछ सीखा भी है या नहीं तूने अपनी जिंदगी में, या बस अपनी सुंदरता पर ही घमंड करती रही है। मेरा पति भी वहीं बैठा हुआ था। उसने एक नज़र मुझे देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं था और पानी का गिलास उठाकर पीने लगा। घर का माहौल अब हर दिन और भी ज़्यादा बोझल होता जा रहा था। हर्षित की आंखों में अब वो नरमी नहीं रह गई थी जो पहले कभी कभार नजर आ जाती थी। मेरी सास का अंदाज पहले ही मेरे साथ बहुत सख्त था, लेकिन अब जैसे हर समय मौका तलाश करती थी कि मुझ पर गुस्से में कुछ